बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर एंड टेंसर। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएससी और एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। हमारा आज लेक्चर नंबर 1 है कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स। हमारे पास अगर देखा जाए एक्स, वाई, जेड हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स अगर हम इसको लिखें x इज इक्वल टू एक्स फंक्शन ऑफ u1, u2, u3, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ u1, u2, u3, z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ u1, u2, u3। जो हमारे पास u1, u2, u3 हैं ये हमारे पास कहलाते हैं कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास x, y, z वो फंक्शन किसका है u1, u2, u3। यहाँ पे हमारे पास u1, u2, u3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और जो x, y, z जो है हमारे पास यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोऑर्डिनेट सरफेस एंड कोऑर्डिनेट कर्व्स। देखें जो हमारे पास यहाँ पे हम यूज़ करेंगे C1, C2, C3 हमारे पास यहाँ कांस्टेंट हैं। अब जब हम कर्व को डिफाइन करेंगे u1 इज इक्वल टू C1, u2 इज इक्वल टू C2, u3 इज इक्वल टू C3। द कोऑर्डिनेट सरफेस आर फैमिलीज ऑफ सरफेस obtained by setting coordinate equation equal to coordinates if c1, c2, c3 are constant, then surfaces u1 is equal to c1, u2 is equal to c2, u3 is equal to c3। यहाँ देखें हमारे पास c1, c2 और c3 यहाँ पे क्या हैं कांस्टेंट। अगर आप c1, c2, c3 को डिफरेंट वैल्यू दें तो हमारे पास डिफरेंट कर्व्स आती जाएंगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं फैमिलीज ऑफ कर्व्स या फैमिलीज ऑफ सरफेस। जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सरफेस है और जर्नली हम इसको डिफाइन करते हैं कर्व। तो हमारे पास जो ईच पेयर ऑफ दी सरफेसेस इंटरसेक्ट इन कर्व्स आर कोऑर्डिनेट सरफेसेस कर्व्स। तो नेक्स्ट हमारे पास हैं यूनिट वेक्टर्स इन कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स। तो देखें हमारे पास E1, E2, E3 हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स हैं। तो जैसे मैंने पहले आपको बोला था कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू एक्स, u1, u2, u3। देखें जो x है वो डिपेंड करता है u1, u2, u3 पे। इसी तरह y भी डिपेंड करता है u1, u2, u3। z आल्सो डिपेंड ऑन u1, u2, u3। हम r को डिफाइन करते हैं xi प्लस yj प्लस zk। r इज इक्वल टू अगर मैं x की वैल्यू पुट करूँ, x की वैल्यू क्या है x, u1, u2, u3i प्लस y की वैल्यू ये वाली y फंक्शन ऑफ u1, u2, u3j प्लस z की वैल्यू z फंक्शन ऑफ u1, u2, u3 इंटू k। अगर आप गौर करें जो हमारे पास r है वो डिपेंड करता है u1, u2, u3। इसको हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू r फंक्शन ऑफ u1, u2, u3। यहाँ पे हमारे पास जो r है वो यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल का काम कर रहा है और u1, u2, u3 हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो हमारे पास E1, E2, E3 यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स हैं उनको हम डिफाइन करते हैं। E1 को E1 पार्शल R ओवर पार्शल U1 ओवर पार्शल R ओवर पार्शल U1 की मैग्नीट्यूड, क्योंकि जो हमारे पास R है वो डिपेंड करता है U1, U2, U3 पे। पहले मैंने R का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू U1। आगे देखें जो हमारे पास पार्शल R ओवर पार्शल U1 की मैग्नीट्यूड है इसको हम बराबर लेते हैं H1 के।
तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी H1। E1 हमारे पास आ गया पार्शल R ओवर पार्शल U1, इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी H1, इसको तो मल्टीप्लाई करें, पार्शल R ओवर पार्शल U1 हमारे पास आ गया H1 E1। अब इसी तरह सिमिलरली हमारे पास पार्शल R ओवर पार्शल U2 आ जाएगा H2 E2, पार्शल R ओवर पार्शल U3 हमारे पास होगा H3 E3, क्योंकि E2 बराबर होता है पार्शल R ओवर पार्शल U2 ओवर पार्शल R ओवर पार्शल U2 की मैग्नीट्यूड। तो पार्शल R ओवर पार्शल U2 पार्शल R ओवर पार्शल U2 की मैग्नीट्यूड को हम बराबर बोलते हैं H2 के। तो इसका मतलब ओवर H2, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास पार्शल R ओवर पार्शल U2 आ जाएगा H2 E2। जो काबिल गौर बात है, H1 H2 H3 को हम बोलते हैं स्केलर फैक्टर्स। स्केलर फैक्टर हम इसलिए कहते हैं, आपको पता है कि जो H1 है वो बराबर है पार्शल R ओवर पार्शल U1 मैग्नीट्यूड के, H2 बराबर है पार्शल R ओवर पार्शल U2 मैग्नीट्यूड के, H3 बराबर है पार्शल R ओवर पार्शल U3 की मैग्नीट्यूड के। आपको पता है कि जो मैग्नीट्यूड होती है वो क्या होती है, स्केलर। इसलिए इसी मुनासबत से H1 H2 H3 को हम बोलते हैं स्केलर फैक्टर, और E1 E2 E3 को हम बोलते हैं यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स। तो अब आप देखें जो हमारे पास E1 E2 E3 को हम स्टैंडर्ड बेसिस भी बोलते थे। स्टैंडर्ड बेसिस जो E1 किसके बराबर होती है 100, E2 010, E3 001। जैसे E1 है 100, जिसको हम लिखते हैं I, देखें I कंपोनेंट J और K दोनों क्या हैं 0J प्लस 0K। इसी तरह E2 होता है 010, जिसको हम लिखते हैं 0I प्लस 1J प्लस 0K, जिसको हम सिंपली जस्ट लिख देते हैं J। इसी तरह हमारे पास E3 है 001, जिसको हम लिखते हैं 0I प्लस 0J प्लस K, जिसको हम सिंपली जस्ट ले सकते हैं K, क्योंकि E1 E2 E3 क्या होते हैं यूनिट वेक्टर, और I J K भी हमारे पास यूनिट वेक्टर होते हैं। तो कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स में हम यूनिट वेक्टर E1 E2 E3 यूज़ करते हैं कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट में। कार्टीजियन में हम यूनिट वेक्टर I J K यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नॉर्मल यूनिट वेक्टर। देखें हमारे पास E1 E2 E3 यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स कहलाते हैं। देखें E1 कैप को हम डिफाइन करते हैं डेल U1 ओवर डेल U1 की मैग्नीट्यूड। जो डेल U1 की मैग्नीट्यूड है इसको हम बराबर लेते हैं 1 ओवर H1 के। तो अगर आप इसकी वैल्यू पुट करें डेल U1 की मैग्नीट्यूड 1 ओवर H1, इसको तकसीम को ज़र में चेंज करें तो E1 हमारे पास आ जाएगा H1 डेल U1। इसी तरह E2 डेल U2 ओवर डेल U2 की मैग्नीट्यूड। तो जो डेल U2 की मैग्नीट्यूड है इसको हम बराबर लेते हैं 1 ओवर H2 के। तो इसका मतलब डेल U2 ओवर 1 ओवर H2 जो बराबर होगा H2 डेल U2 के। सिमिलरली E3 डेल U3 ओवर डेल U3 की मैग्नीट्यूड। डेल U3 की मैग्नीट्यूड को हम वेयर करके बराबर लेते हैं 1 ओवर H3 के। तो ये क्या बन जाएगा डेल U3 इंटू H3। इसका मतलब कि हमारे पास E1 H1 डेल U1 के बराबर, E2 H2 डेल U2 के बराबर, E3 H3 डेल U3 के इक्वल।
तो यहाँ जो सबसे अहम पॉइंट है, नोट जो है, टू सेट्स E1, E2, E3, कैपिटल E1, E2, E3 become identically if and only if curvilinear coordinate system is orthogonal। अगर आपके पास कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट जो सिस्टम है वो क्या हो, ऑर्थोगोनल, यानी उन दोनों के दरमियान एंगल क्या हो 90 का, उस वक्त हमारे पास जो सेट है E1, E2, E3, कैपिटल E1, E2, E3 क्या होंगे, आइडेंटिकल, क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी E1 बराबर होगा कैपिटल E1 के, E2 यूनिट बराबर होगा E2 के, और E3 बराबर होगा कैपिटल E3 के। E1, E2, E3 यहाँ यूनिट टेंजेंट वेक्टर हैं, कैपिटल E1, E2, E3 यहाँ यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स हैं। ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम इफ कोऑर्डिनेट कर्व इंटरसेक्ट एट एंगल 90। मैंने बताया था कि अगर दो कर्व जो हैं वो अगर 90 के एंगल पे एक दूसरे को मीट करेंगे तो वो जो हमारे पास कर्विलीनियर सिस्टम है वो क्या होगा, ऑर्थोगोनल। वहाँ पे आप बोल चुके हैं कि E1, E2, E3 एंड कैपिटल E1, E2, E3 क्या होंगे, सेम। इसका मतलब मैंने अभी डिफाइन किया था कि E1 बराबर था H1 डेल U1 के, क्योंकि E1 बराबर है स्मॉल E1 के। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ E1 इज इक्वल टू H1 डेल U1। इसी तरह E2 H2 डेल U2, E3 बराबर A3 डेल U3। अगर यहाँ से मैं डेल U1 की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो डेल U1 की वैल्यू आ जाएगी, इसको उधर डिवाइड कर दें, E1 ओवर H1, और डेल U2 की वैल्यू E2 ओवर H2, डेल U3 की वैल्यू E3 ओवर H3। मैंने पहले ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि H1, H2, H3 स्केलर फैक्टर्स और स्मॉल E1, E2, E3 यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स। इसी तरह कैपिटल E1, कैपिटल E2, कैपिटल E3 यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स। इसका मतलब कि अगर आपके पास जो सिस्टम ऑफ कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स है अगर ऑर्थोगोनल होगा तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर और नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या होंगे, सेम। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे आपने कहा है कि E1, E2, E3 यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स हैं। तो आपको पढ़ा हुआ था आपने I डॉट I 1, J डॉट J 1, K डॉट K 1, क्योंकि आपके पास E1 बराबर है I के, E2 बराबर है J के, E3 बराबर है K के, क्योंकि E1, E2, E3 जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स हैं इनको हम यूज़ करते हैं कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स में। और जो हमारे पास I, J, K यूनिट वेक्टर हैं इनको हम यूज़ करते हैं कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स में। तो यहाँ पे इसका मतलब कि अगर I1 1 है तो इसका मतलब E1 डॉट E1 1, E2 डॉट E2 इज इक्वल टू 1, E3 डॉट E3 इज इक्वल टू 1। इसी तरह जब आप डिस्कस करते हैं I डॉट J इज इक्वल टू 0, J डॉट K इज इक्वल टू 0, K डॉट I इज इक्वल टू 0, तो क्या मतलब इसका, E1 डॉट E2 0, E2 डॉट E3 0, E3 डॉट E1 इज इक्वल टू 0। फिर आप क्रॉस प्रोडक्ट में आप पढ़ते थे कि मैं अब आपको डिफाइन कर रहा हूँ I क्रॉस J के, J क्रॉस K I, K क्रॉस I J। तो मैं बता चुका हूँ E1 I के इक्वल, E2 J के इक्वल, E3 K के इक्वल। तो इसका मतलब E1 क्रॉस E2 E3 के इक्वल, E2 क्रॉस E3 E1 के इक्वल,
E3 क्रॉस E1 इज इक्वल टू E2 के इक्वल, वही एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज ले, E1 E2 E3। देखें E1 क्रॉस E2 E3 के इक्वल, E2 क्रॉस E3 E1 के इक्वल, E3 क्रॉस E1 E2 के इक्वल। अगर आप इसको क्लॉकवाइज आएंगे E1 क्रॉस E2 माइनस E2, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि U क्रॉस V इज इक्वल टू माइनस V क्रॉस U, लेकिन U डॉट V बराबर होता है V डॉट U के, यानी डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। अगर मैं इसको डायरेक्शन चेंज करूँ E2 क्रॉस E1 तो बराबर आएगा माइनस E3 के। तो देखें ये मैंने आपको बता दिया सारा। अगर आपने वेक्टर लिखना हो, आपके पास एक वेक्टर A है तो आप लिखते हैं A1I A2J A3K। अगर आपने लिखना हो कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट की शक्ल में तो आपको पता है कि I की जगह पे आ जाएगा E1, J की जगह पे आ जाएगा E2 और K की जगह पे क्या आ जाएगा E3। हमारे पास थ्योरम नंबर 6.1 है, प्रूव दैट इफ U1 U2 U3 आर ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखें यहाँ ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या मतलब है, आपने पढ़ा था कि जब ये सिस्टम ऑर्थोगोनल होगा बेटा तो E1 बराबर कैपिटल E1 के, E2 बराबर कैपिटल E2 के, इसी तरह E3 बराबर कैपिटल E3 के। तो देखें आपने अभी मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो डेल U1 निकाला था आपने बेटा, डेल U1 वो बराबर था आपके पास उसमें आपने डिफ़ाइन किया था जिसमें आपने कैपिटल E1 वो क्या था कि डेल U1 ओवर डेल U1 की मैग्नीट्यूड। तो आपने इसको 1 ओवर डेल U1 को आपने मैग्नीट्यूड को बड़ा आपने लिखा था H1, तो इसका मतलब बड़ा क्या बन जाएगा E1 आ जाएगा डेल U1 H1, क्योंकि ये सिस्टम क्या है ऑर्थोगोनल है तो E1 बराबर किसके होगा E2 के। तो E1 की जगह पे आप स्मॉल E1 लिख दें H1 डेल U1। तो देख लें E1 इज इक्वल टू H1 डेल U1, ये हमें गिवन है। यहाँ से मैंने E1 H1 डेल U1, यहाँ से डेल U की वैल्यू निकालें, इसको आप इधर डिवाइड कर दें, डेल U1 आ जाएगा E1 ओवर H1, इसकी मैग्नीट्यूड लें, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड अप्लाई कर दें, डेल U1 की मैग्नीट्यूड E1 ओवर H1 की मैग्नीट्यूड। आपको पता है E1 E2 E3 क्या हैं यूनिट वेक्टर, अगर ये यूनिट वेक्टर हैं तो इसका मतलब E1 की मैग्नीट्यूड 1, E2 की मैग्नीट्यूड 1, E3 की मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि ये क्या हैं यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो डेल U1 E1 की मैग्नीट्यूड ओवर H1 की मैग्नीट्यूड लिख लें या सिंपल H1 लिख लें, एक ही बात है। तो E1 क्या है यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या होती है 1, इसका मतलब डेल U1 मेरे पास आ गया 1 ओवर H1, तो इसको ऊपर ले जाएं, क्या आ जाएगा H1 की पावर -1। इसी तरह जब बेटा आप डेल U2 लेंगे वो होगा E2 ओवर H2, तो इसकी मैग्नीट्यूड लें आप, डेल U2 की मैग्नीट्यूड E2 ओवर H2 की मैग्नीट्यूड, डेल U2 E2 की मैग्नीट्यूड 1, तो क्या आ जाएगा 1 ओवर H2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो H2 की पावर -1। तो इसका मतलब बेटा हमारे पास जो डेल U1 आया, हमारे पास आया वो आया था H1 की पावर -1, डेल U2 मैंने निकाला H2 की पावर -1। सिमिलरली इसी तरह आप डेल U3 निकालेंगे H3 की पावर -1, डेल U4 निकालेंगे H4 की पावर -1, अप टू सॉन डेल आप UJ निकालेंगे तो HJ की पावर -1। तो देखिए मैंने यही साबित करना था कि डेल U की जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है AJ की मैग्नीट्यूड, यहाँ मैग्नीट्यूड लिखें क्योंकि मैंने उसकी क्या ली थी मैग्नीट्यूड, क्योंकि डेल U1 बराबर था E1 ओवर H1 के। तो जब मैंने दोनों तरह इसकी मैग्नीट्यूड अप्लाई की थी E1 मैग्नीट्यूड ओवर H1 मैग्नीट्यूड, तो डेल U1 मैग्नीट्यूड, क्योंकि E1 क्या है यूनिट वेक्टर, E1 की मैग्नीट्यूड 1,
तो क्या आया था 1/h1, तो ऊपर आ जाएगा हमने क्या लिखा था h1 की पावर -1। इसी तरह क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम है वो क्या है ऑर्थोगोनल सिस्टम, तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्थोगोनल सिस्टम में E1 बराबर होता है कैपिटल E1 के, E2 बराबर होता है कैपिटल E2 के। ये सिर्फ अगर आपके पास ऑर्थोगोनल सिस्टम होगा कर्विलीनियर का उस वक्त ये बराबर होंगे। E3 बराबर कैपिटल E3 के अप टू सोन EJ बराबर कैपिटल EJ। ये हमारे दो पार्ट थे जो हमने इसका प्रूफ किया। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आप अच्छे तरीके से इसको तैयार करें।